नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज आप लोग सभी का इस क्लास में स्वागत है। ये जीएसटी की हमारी दूसरी क्लास है और हमने पहले क्लास में जो किया था उसके कुछ सवाल जवाब करेंगे। उम्मीद है आप जवाब देंगे और उम्मीद तो ये भी है कि आपने अच्छी तरह से याद भी किया होगा। यू आर जस्ट सिटिंग लाइक ए स्टूडेंट। मुझे एक बात बताइए, हमने आपसे सबसे पहले एक बात पूछी थी कि व्हाट इज टैक्स। बताइए, what is tax? It's a statutory collection imposed by law. Statutory collection imposed by law. Government या imposed by law, correct? Article Yes. कौन सा था? 265. 265. Article 265. गिफ्ट क्या होता है? वॉलंटरी पेमेंट। वॉलंटरी। क्या गिफ्ट के ऊपर टैक्स लगता है? कंपल्सरी नहीं लगता है। नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए गिफ्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। Yes. लेकिन कौन से शेड्यूल में लिखा हुआ है कि विदाउट कंसिडरेशन के ऊपर भी टैक्स लगेगा? शेड्यूल 1। शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 में। 1। शेड्यूल 1 में अगर आप गिफ्ट देते हैं और शेड्यूल 1 में नहीं फॉल करता है तो 17(5). 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज H में क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा। करेक्ट। ब्लॉक हो जाएगा। चलिए, फिर हमने आपसे पूछा था कॉन्स्टिट्यूशन में कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरी है? 29 and 7. 28 and 8। 28 स्टेट्स, 28 यूनियन टेरिटरी। यस। इन जीएसटी के हिसाब से कौन से 3 स्टेट्स जिसके पास लेजिस्लेचर है उसको हम स्टेट मानेंगे? जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पौंडीचेरी। दिल्ली एंड पौंडीचेरी एंड जम्मू कश्मीर। एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो टोटल 31 स्टेट्स हो गए और 5 यूटी प्लस सी वाटर। 5 यूटी प्लस सी वाटर। सी जोन। सी या एयर दोनों आ जाएंगे। करेक्ट है? यस सर। अब हमने सोर्सेस ऑफ जीएसटी लॉ जब करना शुरू किया था तो यूनियन ने यानी कि सेंटर ने कितने जीएसटी लॉ बनाए हुए हैं? फर्स्ट सीजीएसटी, सीजीएसटी, 31 एसजीएसटी। यूनियन ने कितने बनाए हुए हैं? 2। एक सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। आईजीएसटी एंड कंपनसेशन। एंड कंपनसेशन सेस। सीजीएसटी, आईजीएसटी एंड कंपनसेशन। कंपनसेशन। यूजीएसटी। स्टेट में कितने स्टेट का जो लॉ है एसजीएसटी है और यूटीजीएसटी। अच्छा, यहाँ पर यूटीजीएसटी भी है। यस। एसजीएसटी कितने हैं? 31। स्टेट का अपना 31। यूटीजीएसटी कितने हैं? 7। 6। एक ही है। सभी यूनियन टेरिटरी के लिए एक ही यूटीजीएसटी है। कंपनसेशन सेस एक है, आईजीएसटी एक है, सीजीएसटी एक है। तो टोटल जो एक्ट है 31, 32, 33, 34, 35, तो इस जीएसटी को इंप्लीमेंट करने के लिए 35 एक्ट्स बनाए गए। सही बात है या नहीं है? करेक्ट सर। अच्छा बताइए, एक्ट क्या रूल्स बनाने के पावर देता है? यस सर। यस। तो किसी एक्ट के किसी सेक्शन में लिखा होगा रूल्स बनाने का पावर? 246। एक्ट बनाने का काम किसका है? कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर का। यस। चाहे स्टेट का हो या पार्लियामेंट हो। यस सर। इस एक्ट की बातें को इंप्लीमेंट करने का पावर किसके पास है? जीएसटी काउंसिल। एग्जीक्यूटिव के पास। ऑफिसर। ऑफिसर्स जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके पास है। यस सर। रूल, अब एक्ट में लिखा हुआ है कि आप रूल बना सकते हैं। यस। रूल लेजिस्लेचर बनाता है या एग्जीक्यूटिव बनाता है? लेजिस्लेटर। नहीं, एग्जीक्यूटिव। ओके ओके। करेक्ट है? इसी एक्ट में लिखा हुआ कि आप नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं। यस। यस सर। तो एक्ट में पावर है तभी नोटिफिकेशन निकल सकता है।
रूल में भी लिखा होगा, आप नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं, हाँ या ना? हाँ सर। Yes. ये नोटिफिकेशन निकालने का पावर किसके पास है, लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव? Executive. Executive. एग्जीक्यूटिव के पास है। रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर, इसका भी पावर एक्ट में लिखा होगा। हाँ सर। ये रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर कौन निकालता है, लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव? Executive होना चाहिए। ये भी एग्जीक्यूटिव करता है। तो एक्ट तो कानून हो गया, कानून बनाने का पावर हमेशा लेजिस्लेचर के पास होता है, सही बात है या नहीं है? यस सर। इसको इम्प्लीमेंट करने का पावर किसके पास होगा? एग्जीक्यूटिव। Executive. एग्जीक्यूटिव हेड कौन है इंडिया में? जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल। प्रेसिडेंट है। ओके ओके। एग्जीक्यूटिव हेड इज प्रेसिडेंट। तो जितने भी ऑफिसर जो अपॉइंट होते हैं वो प्रेसिडेंट के साइन से अपॉइंट होते हैं, करेक्ट? यस। ओके, तो हमने इतना ही किया था कि इसके अलावा कुछ और किया था? रूल्स किए थे रूल्स। क्या चीज? सीजीएसटी रूल्स किए थे, 2 पार्ट में किए थे, पार्ट ए पार्ट बी। अच्छा अच्छा, तो अच्छा सीजीएसटी रूल्स कितने तरह के हैं? 2 टाइप के हैं। सीजीएसटी रूल्स और एक रूल्स के लिए फॉर्म के IGST लिए। rule. आईजीएसटी रूल्स। सीजीएसटी का पार्ट ए में रूल्स दिया हुआ है यस करेक्ट। और यहाँ फॉर्म्स लिखा हुआ है, बराबर। ठीक है। अच्छा, सीजीएसटी में कितने सेक्शंस हैं टोटल? 174। 174. 174। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रूल्स कितने हैं टोटल? ये तो नहीं बताया सर आपने। मैंने बताया नहीं है? नहीं सर। ओके, 162 रूल्स है, 162 रूल्स है। आईजीएसटी रूल्स में क्या लिखा होगा? कोई सर फॉर्म जनरेट। मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था आईजीएसटी रूल्स में? सर सेम ही है सर, वेबसाइट पे दिखाया था आपने। Same. Ten forms. नहीं, आईजीएसटी रूल्स में क्या लिखा है ये बताया या नहीं बताया? No, sir. नहीं बताया, अब बता देते हैं। गवर्नमेंट, अभी आपको याद भी आ जाएगा, गवर्नमेंट अगर एडवर्टीजमेंट करती है ट्रेन्स में, टिकट्स में, होता है या नहीं होता एडवर्टीजमेंट? और गवर्नमेंट ही क्यों, मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी पे एडवर्टीजमेंट करता है, ट्रेन यहां से दिल्ली से चल के कन्याकुमारी पहुंचती है तो कई स्टेट्स से गुजरती है या नहीं गुजरती है? जी सर। तो अगर कई स्टेट से गुजर रही है एक ट्रेन तो उसका एडवर्टीजमेंट पे जीएसटी लगा होगा। जी सर। यस। ये जो ट्रेन पे जीएसटी लगा है वो कौन सी स्टेट का हक बनता है उस जीएसटी के कंपोनेंट को, जीएसटी के अमाउंट को रखने का? मान लीजिए ये 2500 किलोमीटर का जर्नी करेगी, 8 स्टेट से गुजरेगी, 2 करोड़ रुपया जीएसटी आया है, तो ये 2 करोड़ रुपया जीएसटी कौन सा स्टेट रखेगी 8 स्टेट में से? इसको अपॉर्चमेंट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? यस। ये अपॉर्चमेंट की कहानी आईजीएसटी रूल्स में लिखी हुई है। आया? हाँ सर। हाँ, अब बताइए। अब आपने कहा कि हमने बताया नहीं, ये देखिए ये अच्छी बात है कि मना ही कर दो, याद नहीं किया तो मना ही कर दो, बताया नहीं हमने, है ना? उससे क्या होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्लेम जो है कहीं और चला जाए। ये देखिए ये साइट, ये पीपीटी तो दिखलाया था ना, कि ये भी नहीं दिखलाया था? दिखाया था। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 174, 3 शेड्यूल, रूल्स 162, फॉर्म्स, है या नहीं है? हाँ जी सर। सर। फिर आप बोल रहे नहीं बताया था। चलिए, अब देखिए 6:30 पे स्टार्ट किया था, 12 मिनट में हमने सब कुछ रिवाइज कर लिया जो कल की क्लास में किया था, और कल की क्लास 1 घंटे की थी, करेक्ट है? यस सर। तो इसका मतलब 1 घंटे जो हमने 1 घंटे में पढ़ा वो 12 मिनट में भी पढ़ा जा सकता था, अगर याद रहे तो, हाँ या ना? जी सर।
नहीं, और 12 मिनट की जगह इसको 2 मिनट में भी पढ़ा जा सकता है अगर आप दोबारा से याद कर ले। जी इसका मतलब ये जो 100 घंटे की हम लोग क्लास लेने वाले हैं 100 आवर्स की, अगर आप इसको याद करते रहें तो ये 100 घंटे की क्लास क्या लगता है 1 घंटे में पूरा रिवाइज हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है सर। yes, sir. तो और ये तभी हो सकता है जब आप याद करते रहे, नहीं तो नहीं होगा। फिर आपको ये 100 घंटे भी 1000 घंटे लगेंगे। आपको मोटी से मोटी बुक वो 10 पेज की है तो भी उसको 1000 पेज लगेगा। तो हमारी बुक करीब करीब 400 पेज की है। तो एक समय आएगा जब आप पेज को यूं जैसे नहीं पन्ने पलटते हैं वैसे वैसे पन्ने पलटते जाएंगे, अरे आता 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 इस तरह होता रहेगा अगर आप याद करेंगे। कंडीशन यही है कि याद करना आपको, नहीं तो नहीं होगा। और हम उस स्टेज पे आपको लेके आएंगे अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो, नहीं तो मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, आपके साथ आपका साथ बहुत जरूरी है। करेंगे उम्मीद है? हाँ सर। ठीक है। और हम लोग आपको पढ़ाने से ज्यादा बातें ज्यादा कर रहे हैं, मतलब पढ़ाने का जो तरीका है, समझाने का जो तरीका है वो बातों से है, हाँ सर। हाँ या ना से है ना। मैं ऐसा कोई भी सवाल नहीं पूछ रहा हूं जिससे आपको सोचना पड़े। मैं सिर्फ वही सवाल कर रहा हूं जिसका जवाब हाँ या ना में निकलेगा, और हाँ या ना जवाब देना बहुत आसान है। सही बात है या नहीं है? हाँ Yes. सर। तो इतना तो कर ही सकते हैं आप, हाँ या ना तो बोल ही सकते हैं। Yes. ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं आपके साथ। मुझे एक बात बताइए, एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशंस कितने तरह के आते हैं? दो तरीके। एक रेट नोटिफिकेशन रेट और दूसरा जनरल। जनरल नोटिफिकेशन। जनरल। रेट नोटिफिकेशन के बारे में मैंने एक बात बताई थी, वो क्या थी? रेट नोटिफिकेशन के बारे में एक बात बताई थी, वो क्या थी? रेट नोटिफिकेशन तीनों एक्ट के लिए सेम रहता है। सेम रहता है, सेम वो रहता कभी है। तो आपको एक नोटिफिकेशन निकाले सब जगह वो सेम ही मिलेगा, आपको कभी चेंज नहीं मिलेगा। करेक्ट है? हाँ सर। जनरल नोटिफिकेशन चेंज हो सकता है। आईजीएसटी में एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एससीजेड सप्लाई, जो इंटर स्टेट सप्लाई से रिलेटेड नोटिफिकेशन है वही आईजीएसटी में होता है, सीजीएसटी ये सब में नहीं होता है। करेक्ट है? हाँ सर। अब आगे आइए, आगे आइए। वीडियो ऑफ कीजिए, वीडियो ऑफ कीजिए। प्रदीप जी वीडियो ऑफ कर दीजिए। एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशन। अब आप समझिए इस चीज को। इस एक्ट्स, रूल्स, नोटिफिकेशंस को समझाने के लिए गवर्नमेंट कहती है हम अपना इंटरप्रिटेशन दे देते हैं, और उसके लिए वो क्या निकालते हैं? सर्कुलर्स। ये सर्कुलर किसका इंटरप्रिटेशन है? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का है। आपको याद होगा एक रेट नोटिफिकेशन जॉब वर्क का आया था, जहां पर गवर्नमेंट ने रेट नोटिफिकेशन निकाल के जॉब वर्क के रेट को चेंज किया था, और बहुत बड़े बड़े वकील ने बहुत सारे वीडियो यूट्यूब में बनाए थे, ये गलत नोटिफिकेशन है, ये है वो है। फिर हमने एक वीडियो बनाई थी जो हमने इसका करेक्ट इंटरप्रिटेशन भी किया था कि इसका मतलब ये निकलता है। आप देखिएगा वीडियो। तो पहले भी हम पहला वीडियो हमने गलत इंटरप्रेट कर लिया, दूसरा वीडियो जब हमने निकाला था तो वो बिल्कुल सही इंटरप्रिटेशन हुआ था उसका, और उसी इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे ये सर्कुलर भी निकला था। कहने का मतलब आप ये समझिए, गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाल लिया, आपका ये गवर्नमेंट का इंटरप्रिटेशन है। आप एक बड़े कंपनी में है, बहुत बड़े बड़े लॉयर्स हैं, उन्होंने कहा ये सर्कुलर का इंटरप्रिटेशन, ये सर्कुलर जो इन एक्ट, रूल्स और नोटिफिकेशन को इंटरप्रेट कर रहा है वो गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है। लॉयर ने एडवाइस किया कि रेट, सर्कुलर कह रहा है रेट 5%। मैं ऐसे जनरल एग्जांपल ले रहा हूं। आपके लॉयर्स ने और आपके जो टीम है, लीगल टीम है, उन्होंने एडवाइस किया इस पे रेट 5% नहीं लगेगा, इस पे अच्छा इसको मैं 18 करता हूं ताकि इस पे रेट 5% रहेगा। तो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन कितना कह रहा है? 18%।
आपकी जो लीगल टीम है जिसमें 10-15 लोग हैं और वो लीगल टीम 5% कर रही है, आपने आउटसाइड कंसल्टेंसी ली वो भी 5% कह रही है। अब मुझे एक बात बताइए, अब आप प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, 18% पे सेल करेंगे या 5% पे सेल करेंगे? 5%, 5%. बताइए। 5%. जाना तो चाहिए सर 5%. 18% पे। तो मतलब आप अब देखिए, सही गलत कुछ नहीं होता, याद रखिएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि 18% पे जाना चाहिए, तो हम लोग इसको कहते हैं दे आर टेकिंग अ कंजर्वेटिव अप्रोच। और बोला कौन लड़ाई करेगा गवर्नमेंट से, जो बोल रहा है वो कर लो। सही बात है या नहीं है? हाँ सर. Yes, sir. और कुछ लोग का ये भी सोचना होगा 5% पे चलता है, एग्रेसिव अप्रोच बोलते हैं इसको हम लोग। लेकिन आप अपने आप को सिक्योर करने के लिए कहीं 5% से आपने कलेक्ट किया, गवर्नमेंट को 5% जमा करवा दिया, फिर गवर्नमेंट ने आपको नोटिस भेज के 13% आपसे मांगा, तो 13% तो आपको अपने पॉकेट से देना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ सर. Yes, sir. आपको तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो बताइए आप अपने आप को सिक्योर करने के लिए क्या करेंगे? अब ये तो डिस्प्यूट है ना, ये डिस्प्यूट है, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए मैनेजमेंट तो कहेगा कि सिक्योर करो मेरे को, कि गवर्नमेंट मेरे से बाद में 13% नहीं मांगे। क्या करेंगे बताइए जल्दी आप। We go to AAR. 18%। यस, आप एडवांस रूलिंग लेंगे, Yes. तो आप अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में जाएंगे। ये अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में जो जजमेंट देता है वो कौन है? जुडिशरी के लोग बैठे हुए हैं या एग्जीक्यूटिव के लोग बैठे हुए हैं? रेवेन्यू के लोग बैठे हैं। Judiciary. हाँ Judiciary. Judiciary. नहीं रेवेन्यू के लोग बैठे हैं, एक्स एडिशनल कमिश्नर बेस। यस, एग्जीक्यूटिव के लोग बैठे हुए हैं। रिटायर्ड जज और सुप्रीम कोर्ट नहीं बैठा हुआ है। अब जब आप ये सर्कुलर को चैलेंज यहां करेंगे एआर के पास, तो ये जो एग्जीक्यूटिव है वो गवर्नमेंट की बात मानेगा या आपकी बात मानेगा? गवर्नमेंट की। ये भी 18% ही देगा, तो आपको यहाँ पर कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला, याद रखिएगा। सर्कुलर जब गवर्नमेंट निकालती है तो इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल एग्जीक्यूटिव्स, यानी कि डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग होता है ये, और डिपार्टमेंट का ही बंदा यहाँ बैठा हुआ है, तो आपको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला अगर सर्कुलर को चैलेंज करते हैं। कोई सर्कुलर नहीं है और एक्ट के किसी प्रोविजन, रूल्स या नोटिफिकेशन को चैलेंज करते हैं, तो हो सकता है आपके फेवर में आ जाए। सही बात, हाँ या ना? Correct. हाँ सर. ओके। Yes. दूसरी बात आप समझिए इस चीज को, क्योंकि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव बैठा हुआ है, एडवांस रूलिंग के 99% जजमेंट इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट है, इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, तो एडवांस अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में जाने का मतलब यह है कि आ बैल मुझे मार, तो आपको कोई रिलीफ जनरली नहीं मिलेगा। दूसरी, अब इसके अलावा इसके बाद भी बहुत सारे इश्यूज है, तो हम लोग उसको स्टॉप करके एक नेक्स्ट इसमें जा रहे हैं। मान लीजिए आपके 18 स्टेट्स में आपके ऑफिसेस हैं, करेक्ट, और आपको पता नहीं है 18% लगेगा या 5% लगेगा, कोई सर्कुलर नहीं है, मान लीजिए कोई सर्कुलर नहीं है, आपने अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास चले गए, तो हर एक स्टेट का अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग अलग अलग बनाया गया है, हाँ या ना? हाँ सर. यस। Yes, sir. अब आप यहां पर गए, इसने कहा 5%, आप स्टेट बी में गए, इसने कहा 18%, आपने यहां गए, इसने कहा 5%, यानी कि आधे स्टेट्स ने 5% कहा, आधे स्टेट्स ने 18% कहा। अब आप क्या करेंगे? 5%. क्या करेंगे आप? Higher authority. हायर अथॉरिटी चैलेंज करेंगे। वो हायर अथॉरिटी का नाम बताइए। Triple AR. ट्रिपल आर सही। एंड नेशनल अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, हाँ सर. इसके पास जाएंगे, तो नेशनल में जाएंगे तो एक ही अथॉरिटी है, वो जो बोल देगा वही हावी होगा, करेक्ट? ओके। अब मुझे एक बात और बताइए, अब आप ये तो अच्छा, ये जो एआर का जजमेंट आता है और NAR और ट्रिपल AR भी है, सॉरी ट्रिपल AR भी है, इसके बाद NAAR है,
ठीक है, इसके लिए अपील में जाएंगे, ये भी स्टेट का होता है, इसके बाद नेशनल। तो ये नेशनल जो है वो अगर डिफरेंट स्टेट्स आप ही के लिए अलग अलग जजमेंट देता है तो यहाँ जाना होता है। करेक्ट है? ओके, अब मैं ये एक बात पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि इसके अलावा और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का क्या मैकेनिज्म है? AAR, AAR और NAR। अच्छा, मैं इससे पहले 1 मिनट मैं रह गया। मान लीजिए X अप्लाई करता है 5% या 18%, ऊपर लटके। ठीक है, तो जजमेंट आ जाता है 18%। तो ये 18% का रेट सिर्फ X को अप्लाई होगा या X जिस इंडस्ट्री में है, वैसे बहुत लोग Y, Z, K, Q भी इसी सेम इंडस्ट्री में, ये भी प्रोडक्ट A बेचता है, ये लोग भी प्रोडक्ट A बेचते हैं। X पे ही लगेगा केवल सर। X केवल X के सबको लिए लगेगा। सिर्फ X पे ये जजमेंट अप्लाई होगा। यस सर। Y, Z, K, Q हो सकता है 5% में ही बेचे, 5% में बेचेगा तो 18% वाला तो कंपटीशन से ही आउट हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रोडक्ट ए महंगा होगा, इसका सस्ता होगा। हाँ या ना? हाँ सही। अब देखिए एडवांस रूलिंग में जाने का कितना बड़ा पेनाल्टी या नुकसान हो रहा है। तो एडवांस रूलिंग के लिए आप अपने किसी भी क्लाइंट को जल्द से एडवाइस ना करें। मुझे केस याद आ रहा है, राजस्थान में केस था, एक होटल यहाँ, दूसरा होटल यहाँ, और हुआ क्या था, ये रेस्टोरेंट ये सब केस था या रूम सर्विस का था, क्योंकि उसमें कुछ इश्यूज थे। ये 5% चार्ज कर रहा था, ये 18% चार्ज कर रहा था। तो ये डाउन होने लगा ये बिजनेस, आमने सामने होटल था। तो ये क्या, इसको कहा गया कि एडवांस रूलिंग में जाना है या नहीं जाना है। तो ये जो 18% वाला है बोलता नहीं एडवांस रूलिंग में चलता ही है, कम से कम एडवांस रूलिंग में जाएंगे। 18% का रूलिंग मेरे अगेंस्ट आ गया तो ये डर के मारे 18% खुद ही लेने लगेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो कभी कभी एडवांस रूलिंग किसी और पार्टी को डराने के लिए भी जाया जाता है। तो वो तो आपको क्लाइंट कैसे कैसे मिलता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आगे करें आप। मुझे एक बात बताइए आप, और क्या डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है? मान लीजिए आपके हिसाब से रेट होना चाहिए 5%, प्रॉपर ऑफिसर ने एक शोकॉज नोटिस भेज दिया, और इस शोकॉज नोटिस में 18% से आपसे टैक्स मांग रहा है। बताइए क्या करेंगे आप? बताइए। अपील सर। बोलिए बोलिए, मैं वेट कर रहा हूं। अपील सर। अपील क्या शोकॉज नोटिस के अगेंस्ट नहीं अपील करा सकते नहीं हैं आप? नहीं नहीं, एडवांस रूलिंग पहले। शोकॉज नोटिस के बेसिस पे आप अपील में जा सकते हैं या ऑर्डर के बेसिस पे आप अपील में जाते हैं? ऑर्डर के ऑर्डर के बेसिस पे जाते हैं, ऑर्डर के बेसिस। तो शोकॉज नोटिस के बेसिस पे नहीं जाते। तो शोकॉज नोटिस में आप क्या कहेंगे? सर प्रॉपर ऑफिसर कहेंगे भैया मैं नहीं देने वाला। तो प्रॉपर ऑफिसर एक ऑर्डर पास कर देगा जिसमें 18% का रेट लगा देगा और बोलेगा ये 18% एक्स्ट्रा जो 15% के हिसाब से, सॉरी एक्स्ट्रा 13% के हिसाब से 100 करोड़ रुपया बनता है वो जमा करवाइए। अब आप अपील में जाएंगे। तो अपील में कब जाते हैं? ऑर्डर के बेसिस पे जाते हैं। करेक्ट है? क्या ये 100 करोड़ रुपया पूरा जमा करवाना पड़ेगा अपील के लिए? नहीं, कुछ परसेंटेज है, परसेंटेज है। हाँ। तो कमिश्नर अपील बैठा हुआ है और एडिशनल कमिश्नर अपील बैठा हुआ है। सही बात है? सही है। यस सर। इससे अब ये जो कमिश्नर अपील या एडिशनल कमिश्नर अपील है, ये भी एग्जीक्यूटिव है या नहीं है? यस हाँ सर। सर। केस हारने का चांस
कितना ज्यादा है या कम है? ज्यादा है सर। ज्यादा है सर। ज्यादा है, एग्जीक्यूटिव बैठा हुआ है। यहां से आप केस हार जाते हैं तो किसके पास जाएंगे? ट्रिब्यूनल। अपलेट ट्रिब्यूनल। अपीलेट ट्रिब्यूनल में। यस यस। इसके बाद हाई कोर्ट। इसके बाद Supreme सुप्रीम Court. कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद तब अब इसका सारे प्रोसीजर ये सब हम लोग वॉल्यूम 2 में करते हैं, लेकिन मैंने आपको एक आइडिया देकर छोड़ दिया है। ठीक है, चलिए यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। सर जीएसटी जुडिशरी है कि एग्जीक्यूटिव है? कौन सा? अपीलेट ट्रिब्यूनल, जीएसटी अपीलेट। जुडिशरी है, जुडिशरी है। और कोई डाउट? No, sir. चलिए एक मिनट मुझे पानी की। देखिए आपको कुछ चीजें और एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशंस, ऐसे थोड़ा सा लिखता हूं मैं। एक्ट में पावर दिया गया है तभी रूल्स बन सकता है। एक्ट में पावर दिया गया है तभी नोटिफिकेशन आ सकता है। सही बात है या नहीं है? सही हाँ, है सर। सर। जी सर। कैन रूल ओवरराइड एक्ट? नो सर। No. No, नो सर। कैन नोटिफिकेशन ओवरराइड रूल्स और एक्ट? no, नहीं। अगर एक्ट में कुछ बातें लिखी हुई नहीं है, क्या वो बात रूल्स के थ्रू आ सकती है? मैं नहीं। एग्जांपल देता हूं इसके लिए। आपको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस आपने पढ़ा है? जी सर। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में एक कंडीशन है, 5 कंडीशन में से एक कंडीशन ये है कि फॉरेन एक्सचेंज आना चाहिए तभी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मानेंगे। जी। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में उन्होंने लिखा, और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में कोई कंडीशन नहीं है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में सिंपल ये है कि इंडिया से आउटसाइड इंडिया गया तो हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मान लेंगे, फॉरेन एक्सचेंज आए या ना आए। करेक्ट है? Yes, sir. ये दोनों डेफिनेशन एक्ट में है, ये दोनों डेफिनेशन एक्ट में है। इन्होंने रूल्स निकाले, रूल्स का मुझे याद नहीं है, रूल 96A या B है या कुछ, लेकिन 96 से ही है, कुछ अल्फाबेट है इसमें। इसमें इन्होंने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में लिखा कि हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स तभी मानेंगे जब फॉरेन एक्सचेंज आएगा, तभी रिफंड देंगे। याद है आपको ये रूल? किसी ने पढ़ा हो तो? जी सर। एक्सेप्ट नेपाल और भूटान। नहीं, नेपाल भूटान का तो केस ही अलग है, बिल्कुल अलग है वो। उसमें तो कहा नेपाल और भूटान से अगर इंडियन रुपीस भी आएगा तो भी हम एक्सपोर्ट मानेंगे, जी। है ना? जी सर। मैं इंडियन रुपीस की बात नहीं कर रहा हूं। मैं फिर से लेट मी रिपीट इट। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में 5 कंडीशन में एक कंडीशन है कि जब फॉरेन एक्सचेंज आएगा तभी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मानेंगे। करेक्ट? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स Yes. में जो एक्ट में लिखा हुआ कि इंडिया से आउटसाइड इंडिया जाएगा तभी तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मान लेंगे, और कुछ देखने की जरूरत नहीं। लेकिन वो रूल्स में, ये तो एक्ट में लिखा हुआ है, यहां तक सिर्फ एक्ट में लिखा हुआ है, लेकिन रूल्स में उन्होंने एक कंडीशंस डाल दी कि हम रिफंड तभी देंगे जब फॉरेन एक्सचेंज आएगा। बताइए, रूल एक्ट को ओवरराइड कर रहा है या नहीं कर रहा? हाँ, sir. रूल में सब्सटैंटिव प्रोविजन, आपने इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के डेफिनेशन को चेंज किया, हाँ या ना? हाँ, Yes, sir. sir. जी सर। तो अगर आपको एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का डेफिनेशन चेंज ही करना था तो एक्ट में अमेंडमेंट लेके आते हैं। Yes. एक्ट में अमेंडमेंट कौन लेके आता है? पार्लियामेंट से पास। Parliament. लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर। रूल्स में रूल्स कौन लेके आता है? एग्जीक्यूटिव। Executive. एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव हैज यूज्ड हिज पावर
यस और नो? Yes, sir. इसके बाद एक्ट में भी उन्होंने लिखा, फिर बाद में अमेंडमेंट आया और एक्ट में भी लिख दिया। जब बहुत हल्ला गुल्ला हुआ कि सर रूल से आपने कैसे कर दिया, बोला लो हम कर देते हैं, एक्ट में डाल देते हैं। उन्होंने गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। सही बात है सर। तो ये एक्ट में तो कभी, लेकिन आप इन बिटवीन केस तो जीत ही सकते हैं ना। अगर ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं आता है तो आप केस तो जीत ही सकते हैं। यस और नो? Yes, sir. Yes. हाँ, तो याद रखिएगा जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो बहुत छोटी छोटी बातें को समझना होगा, और एज ए टीम काम करेंगे आप, तभी आप पहुंच पाएंगे, मतलब केस जीत पाएंगे। अकेले से नहीं होगा ये, क्योंकि अकेले जब आप पढ़ेंगे तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो छूट जाएगी। एज ए टीम काम करेंगे तो बहुत सारी बातें जो छूटनी थी वो नहीं छूटेगी, आप अच्छा केस बना पाएंगे। ठीक बात है या नहीं? हाँ, sir. तो ये सब ध्यान में रहेगा तभी तो आप अप्लाई करेंगे। ध्यान में नहीं रहेगा तो अप्लाई कैसे करेंगे आप? ठीक, अब मैं आपको पीपीटी दिखला देता हूं। रुक जाइए, ये रहा पीपीटी। रुक जाइए एक मिनट, इसको मैं बड़ा कर देता हूं। यहाँ ARR भी होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ ARR। ठीक है, हाँ, sir. Yes. ओके। कमिश्नर अपील ऑब्लिक एडिशनल कमिश्नर अपील भी है, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। रूल्स कैनॉट ओवरराइड एक्ट, notifications cannot override acts and rules, circulars are binding on department and not on SSC, यानी कि circulars can be challenged, AR judgments are binding only on applicant, appellate judgments are binding for that jurisdiction, यानी कि कमिश्नर अपील का जुरिस्डिक्शन, अगर आप यहाँ गए हैं तो कमिश्नर अपील का जो जुरिस्डिक्शन होता है उसी में बाइंडिंग होगा, बाकी जुरिस्डिक्शन में नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आर लॉ ऑफ लैंड अनलेस अमेंडेड बाय पार्लियामेंट। इसके बाद इस स्लाइड में कोई दिक्कत? नहीं, sir. नो सर। चलिए, सोर्सेस ऑफ जीएसटी में कर ही चुका। 35 एक्ट है और 33 रूल्स हैं। 33 इसलिए लिख दिया क्योंकि सीजीएसटी 1, आईजीएसटी 1 और एसजीएसटी के 31। तो 33 रूल्स, नोटिफिकेशंस, जनरल नोटिफिकेशन और रेट नोटिफिकेशन, जनरल और रेट, सीटी सेंट्रल टैक्स का, स्टेट टैक्स का, यूटी का और इंटीग्रेटेड टैक्स का, ये सारे सेम होते हैं, ये ऊपर वाले चेंज हो सकते हैं। ऑर्डर्स, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर, इसके आगे सेक्शंस लिखे हुए याद रखिएगा। रूल्स, मैंने कहा एक्ट में पावर दिया गया है रूल्स निकालने का, तो एक्ट में पावर किस सेक्शन में दिया हुआ? 164 में दिया हुआ है। ऑर्डर्स सेक्शन 168 में लिखा हुआ है। रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर 172 में लिखा हुआ है। सर्कुलर 168 में लिखा हुआ है। प्रेस रिलीज जनरली आते रहते हैं हर जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद। एफएक्यूज आपको जो सीबीआईसी की वेबसाइट है वही मिलेगा, और ट्वीट गवर्नमेंट करती रहती है, आजकल कम ही कर रही है, लेकिन जब शुरुआत हुई थी तो करती रहती थी। बेसिकली ये इतने सारे वेबसाइट्स हैं जिनका आपका रेगुलर काम करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये वेबसाइट भी दिखलाता हूँ आपको, मैंने खोल के रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो ये सीबीआईसी का वेबसाइट में दिखला चुका था आपको, और याद रखिएगा इधर जो माई जीएसटी में ई वर्जन ऑफ जीएसटी फ्लायर्स, इसी में एफएक्यू ये सब भी मिल जाएगा। एफएक्यू, प्रेस रिलीज कोई काम का नहीं है, उसको पढ़ के अगर आप लॉ अच्छी तरह से पढ़े हैं तो एफएक्यू ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें रिपीटेड होती है और ये बाइंडिंग ही नहीं होती है ना। गवर्नमेंट इसको बोलता, गवर्नमेंट भी उस पर हाथ झाड़ लेती है, मतलब जो हमने लिखा वो गलत भी हो सकता है। तो आप शुरुआत में ये डिस्क्लेमर दे देते हैं गवर्नमेंट। ये जीएसटी लॉज एंड रूल्स एंड रेट्स एक्ट्स में जाएंगे तो ये अमेंडेड है। जो ओरिजिनल एक्ट जो पास हुआ था वो ये रहा, सीजीएसटी एक्ट, आपको वो नीचे मिलेगा, इसको आप क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा, ये ओरिजिनल एक्ट पास। फिर रूल्स, नोटिफिकेशंस, ऑर्डिनेंस,
सर्कुलर्स और ऑर्डर्स में क्लिक करेंगे तब सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर्स, ये क्यों होता है ये बता देंगे। इंस्ट्रक्शंस, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटिव के लिए होता है कि कैसे कैसे काम करना है, जो जैसे मैनुअल एक तरह से हो जाता है। इसमें माइग्रेशन ये सब अब कोई काम का नहीं है। इसके बाद एक वेबसाइट आप देखेंगे, दिस इज आइसगेट। आइसगेट की वेबसाइट में क्या होता है कि एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, बिल ऑफ एंट्री, ये सब यहीं पर है। ये आप नीचे आएंगे तो आपको मिल जाएगा। ई संचित है और आपको ई पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी है, सी मैनिफेस्ट रेगुलेशन है, बहुत सारी चीजें हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड है। तो वहाँ कस्टम की क्लासेस में हमने डिटेल में डिस्कस भी किया हुआ है इसको। ये इनकम टैक्स की वेबसाइट है जो नया लॉन्च हुआ, incometax.gov.in, लेकिन हम लोग तो इनडायरेक्ट टैक्स कर रहे हैं, मैंने खोल के दिखला रही है। यहाँ भी वैसे ही है जैसे आइस गेट बना हुआ है, नीचे में जाके वो सारा कुछ आता है। इसके बाद ये जीएसटी काउंसिल, अब देखिएगा ये जीएसटी काउंसिल का जो वेबसाइट है, ये आप तो बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे, लेकिन जो लॉयर्स है इसको बहुत यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं मैं बताता हूं अभी आपको। जीएसटी काउंसिल मीटिंग, इस बटन को आप क्लिक कीजिए तो ये जितने भी मीटिंग हुए हैं उसको जब आप क्लिक करेंगे, अभी 43rd का तो कुछ आया नहीं है, मिनट्स बाय मिनट्स उसमें डिटेल लिखा होता है। तो लॉयर्स क्या, एजेंडा, डिसीजन, मिनट्स ऑफ मीटिंग, ये सब लिखा हुआ है। लॉयर्स क्या करेंगे, केस अगर जीतना है तो मुझे उस सेंटेंस का इंटेंशन को अगर पता करना है तो मैं इंटेंशन कैसे पता करूंगा, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से ही पता होगा। तो इसीलिए बहुत सारे लॉयर्स क्या करते हैं, इस मीटिंग्स को एकदम सेफ फाइल में बना के रखते हैं, ताकि अगर मुझे कुछ इंटरप्रिटेशन करना पड़े तो मैं कोर्ट में बता सकूं, सर ये जीएसटी काउंसिल ने मीटिंग में मिनट्स में ये डिसीजन लिया था, लेकिन जब लॉ बना तो इसका मतलब ये निकल रहा है। तो जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन से कानून बनना चाहिए, रूल्स बनना चाहिए, नोटिफिकेशंस आने, सब कुछ जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से होना चाहिए। जीएसटी काउंसिल का मिनट्स कह रहा है 5%, आपने लॉ बना दिया 18% का, गलत है या नहीं है, हाँ या ना? हाँ सर। तो केस जीतने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप शायद यूज करें या ना करें। ये है gst.gov.in, जहां पर आप सारे फॉर्म्स ये सब जमा करते हैं, जीएसटीआर 1 हो, 3B हो, कंपोजिशन से रिलेटेड जितने भी फॉर्म्स है, टीडीएस है, टीसीएस है, सब कुछ पूरा जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन इसी में अपना काम करता है, यानी कि ये इंप्लीमेंटिंग है। करेक्ट है? अब आइए, ये हमने स्टेट्स के नाम बता दिए। हमने क्या किया है, इसको किस तरह से लिखा मैं आपको बता देता हूं। ये इस तरह से इसलिए भी लिखा, ये बता दो। एक ये स्टेट्स है, ये वाले, इसमें 9 स्टेट्स के नाम लिखे और कोस्टल स्टेट्स लिखे, यानी कि जिस स्टेट के समुद्र से सटा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर जो स्टेट समुद्र से सटा हुआ है, इस किनारे वाले, उसका 12 नॉटिकल माइल तक वो उसी स्टेट का हिस्सा होगा। कितने स्टेट्स हैं वो? 9 स्टेट्स हैं, ये सारे समुद्र से सटे हुए हैं, 9 9 18। फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के हमने नाम लिख लिए, आंध्र प्रदेश, असम। इसमें से कुछ 4 स्टेट्स हैं जिसको रिलैक्सेशन, मतलब जो लिमिट है 20 लाख से 10 लाख की भी। मणिपुर है, MMMT है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, यही होना चाहिए। और ये जो शॉर्ट में लिखा हुआ 10, 22, ये सब स्टेट कोड, ये जो हम आपके साथ किताब शेयर करेंगे उसमें सब लिखा हुआ है। हिली स्टेट्स, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इसको भी कुछ रिलैक्सेशन मिला हुआ, वो चेक, कंपोजिशन में वो चेक कर लेंगे हम लोग। यूनियन टेरिटरी एज ए स्टेट है, तो यूनियन टेरिटरी, इसको स्टेट मानते हैं फॉर द जीएसटी पर्पस, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। और मैं आपको बता दूं, जम्मू एंड कश्मीर आज भी एज ए स्टेट ही आता है और गवर्नर के रिप्रेजेंटेशन से आता है, क्योंकि वहां पर अभी इलेक्टेड गवर्नमेंट है नहीं। यूनियन टेरिटरी ये अब पुराना हो गया, नया यूनियन टेरिटरी फाइनेंस एक्ट 2000 से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन दीव, दोनों को एक साथ कर दिया गया, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड ये अदर टेरिटरी है। ये अदर टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, मैं आपको दिखलाता हूं अदर टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। इसको क्रिएट करना, ये जब एनोटेशन शुरू होता है तो ये खाली पेन चलता, बाकी कुछ नहीं चलता। ये देख लीजिए, आर्टिकल 366(30), आर्टिकल 366 बहुत सारे टर्म्स को डिफाइन करता है। यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी मींस एनी टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में सारे स्टेट्स के भी नाम लिखे हुए हैं
और यूनियन टेरिटरी के भी नाम लिखे हुए हैं। एंड इंक्लूड्स का मतलब ये तो है स्टेट्स और यूनियन, इसमें जो नाम लिखा हुआ वो तो यूनियन टेरिटरी है, उसके अलावा एनी अदर टेरिटरी कंप्राइज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बट नॉट स्पेसिफाइड इन दैट शेड्यूल। तो यूनियन टेरिटरी तो है लेकिन वो शेड्यूल में नहीं लिखा हुआ। वो शेड्यूल में कौन सा नहीं लिखा हुआ? जो बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल। मुझे एक बात बताइए, 12 नॉटिकल माइल तक क्या यूनियन टेरिटरी है? हाँ या ना? हाँ सर। फिर से कहिए, हाँ या ना? हाँ सर। नहीं है, मैंने अभी बताया आपको 12 नॉटिकल माइल तक वो स्टेट का हिस्सा है। बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल अप टू 200 नॉटिकल माइल ये यूनियन टेरिटरी है। करेक्ट है? हाँ सर। हवा, इसके ऊपर हवा जो सैटेलाइट ये सब हम लोग छोड़ते हैं उससे भी तो पैसा कमाते हैं लोग, उस पर भी तो जीएसटी लगना चाहिए। तो ये जो हवा है, एयर है, क्या ये यूनियन टेरिटरी है? अरे बोल दीजिए। Yes, sir. Yes. हाँ सर। Yes, sir. हाँ, बोलते नहीं हैं आप लोग। ये भी यूनियन टेरिटरी है। चलिए, तो ये आगे लिखा हुआ भी मिलेगा। बाकी मैंने एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी ये सब का मतलब मैंने बता दिया। ये पीपीटी है, वो जो वेबसाइट में अपलोडेड है अभी पुरानी है, अभी नई पीपीटी हम लोग अपलोड करेंगे, लेकिन फिलहाल आप बाद में करेंगे, अभी नहीं। अच्छा, एक बात और बता देता हूं, जब भी कोई एक्ट आता है, जैसे ये ओरिजिनल एक्ट यही पास हुआ था, इसमें आप समझिएगा क्या है। जब भी कोई एक्ट आता है सबसे पहले बनता कैसे है? लोकसभा, इसके बाद राज्यसभा, इसके बाद प्रेसिडेंट साइन करता है। क्या इसके बाद ये एक्ट नोटिफाई भी होता है? हाँ सर। क्या ई गैजेट करके एक वेबसाइट है, ई गैजेट, तो जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं सबसे पहले ई गैजेट में आते हैं, उसके बाद सीबीआईसी के वेबसाइट में आते हैं। तो कभी कभी देखिएगा व्हाट्सएप में एक नोटिफिकेशन चलने लगता है अचानक से, अब इस सीबीआईसी में ढूंढने जाएंगे तो आपको मिलेगा ही नहीं। तो वो नोटिफिकेशन आपको ओरिजिनली देखना कहाँ है, तो ई गैजेट में मिलेगा। ठीक है? अब मुझे एक बात बताइए, कोई भी जो लोकसभा ने पास किया 15 अक्टूबर को, राज्यसभा ने पास कर दिया 16 अक्टूबर को, प्रेसिडेंट साइन करता है 17 अक्टूबर को, नोटिफिकेशन जो ई गैजेट में आता है 18 अक्टूबर को। बताइए एक्ट एप्लीकेबल कब से होगा? 4 डेट हैं, 15 अक्टूबर, एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर जब नोटिफिकेशन आया। 18 कितने लोग 17 कह रहे हैं? चलिए, तो ये 17 अक्टूबर होगा, याद रखिएगा, 18 नहीं होगा। एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट साइन करता है उस दिन इफेक्टिव हो जाता है। और जनरली आप देखिएगा कि ये जो जिस दिन साइन करता है उसी दिन ई गैजेट में आ भी जाता है। वैसे ये प्रथा है नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जितने भी एक्ट पास होंगे ई गैजेट में आएंगे, नहीं भी आएगा तो भी एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन कस्टम है, चला आ रहा है कि ई गैजेट में भी आना चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए, तो इसीलिए ई गैजेट में भी। तो ई गैजेट में लेट भी आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एक्ट है सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट, ये ई गैजेट प्रेसिडेंट ने साइन किया किसी तारीख को, उसके अगले दिन ई गैजेट में आया। इसका मतलब ये नहीं था कि वो एक्ट ई गैजेट में जिस दिन आया उस दिन एप्लीकेबल होगा, जिस दिन प्रेसिडेंट साइन करेगा उसी दिन एप्लीकेबल होगा। करेक्ट है? यस सर। अब ये जब आप ओरिजिनल देखेंगे तो आप देखिएगा इसमें जो डेट लिखी हुई है यहाँ 12 अप्रैल 2017, ये हिंदी का डेट है। जिस दिन प्रेसिडेंट साइन करते हैं उसी दिन का ये डेट आ जाता है, और वो ऐसे लिख देते, द फॉलोइंग एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिसीव्ड द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन 20 एक मिनट, assent of the president on 12th April 2017 and is hereby published for general information। ये 12 of 2017 का मतलब ये 2017 में का ये 12वां एक्ट है।
तो कभी कभी आप गूगल इसको भी करेंगे तो भी आपको ये एक्ट निकाल के दे देगा। नेक्स्ट, एक्ट में ही ये लिख देते हैं। अब देखिए ये 12 कब पास प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया था? 12 अप्रैल 2017। क्या जीएसटी 12 अप्रैल 2017 को आ गया था? नहीं, कब आया था? 1 जुलाई 1 जुलाई 2017 इस डेट को आया था। जी। नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूं मैं। देखिए किस डेट को आया था। इसके बाद एक्ट में क्या लिखते हैं मैं भी बता रहा हूं। एक मिनट, आपको तो नजर आ रहा है, मुझे नजर नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है? चलिए, ये ऑब्जेक्टिव लिखा होता है किसी भी एक्ट का। एन एक्ट टू मेक ए प्रोविजन फॉर लेवाई एंड कलेक्शन। ये लेवाई एंड कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा अभी इसका मतलब। लेवाई एंड कलेक्शन दो डिफरेंट वर्ड है, दोनों का इंटरप्रिटेशन अलग है, इसको ध्यान में रखिएगा। ऑफ टैक्स ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक होता है इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई के बारे में कहां लिखा होगा? आईजीएसटी एक्ट में लिखा होगा। यहां क्या लिखा हुआ है? इंट्रा स्टेट सप्लाई। कौन लेवाई करेगा? ये लेवाई एंड कलेक्ट कौन करेगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? स्टेट लिखा हुआ सेंट्रल है, आप स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कब लेवाई और कलेक्शन करेगा? एसजीएसटी एक्ट में सेम लैंग्वेज लिखी होगी, बस यहां पर स्टेट गवर्नमेंट लिखा होगा। एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल देयरटू। तो ये बेसिकली लेवाई एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इसके इर्द गिर्द सारी बातें लिखेंगे पूरे एक्ट में। और ये 68th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया में आया है। अब एक चीज और बता देता हूं आपको नीचे पढ़ के। अब मैंने आपको एक बात बताई कि ये जरूरी नहीं है कि ये एक्ट जिस दिन प्रेसिडेंट ने साइन किया है 12 अप्रैल 2017 को एप्लीकेबल हो जाए। अगर एक्ट में देखिए प्रिलिमिनरी में शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, इसमें ये लिखा हुआ है दिस एक्ट में बी कॉल्ड द सीजीएसटी एक्ट 2017। एक्ट का नाम बता दिया। It extends to whole of India except the state of Jammu and Kashmir। ये तो ओरिजिनल एक्ट पास हुआ था, अब तो इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया हो गया। J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया है। यस और नो? यस सर। Yes, sir. अब यहाँ देखिए, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ पॉइंट। तो आप ऑफिशियल गैजेट में देखेंगे, नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट डेट्स दिए हुए हैं एप्लीकेबिलिटी के। अब इसको फिर से बंद करना होगा। दिखलाऊं या आप देख लेंगे? ये नोटिफिकेशन सेंट्रल टैक्स का नोटिफिकेशन निकाला मैंने, और यहां आते हैं 2021 लिखा हुआ। देखिए, इसको मैं 2017 करता हूं, और ये देखिए ये 75वां नोटिफिकेशन 2017 का, जिसमें डेट ये लिखा हुआ है। मैं एकदम लास्ट में जाता हूं। Seeks to bring certain section of CGST Act into force with effect from 22 जून 2017। तो कुछ सेक्शंस 22 जून 2000 माइग्रेशन ये सबका सेक्शन 22 जून 2017 को एप्लीकेबल हो गया था। ठीक है, फिर सेंट्रल टैक्स ये सब है। तो इसको आप खोल के देखेंगे तो इसमें पूरी कहानी लिखी हुई है। बहुतों को ये पता होगा, बहुतों को नहीं पता होगा। ये देखिए कुछ सेक्शंस है 1 2 3 4 10, ये रजिस्ट्रेशन ये सब के सेक्शन, माइग्रेशन ये सब के सेक्शन, ये सब एप्लीकेबल कर दिए थे। कब कर दिए थे? 22 जून 2017। एक चीज और बता दूं, ये आ ही गया है। तो नोटिफिकेशन किस डेट को इफेक्टिव होता है? नोटिफिकेशन किस डेट से इफेक्टिव होता है बताएंगे आप? On the date. फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन
यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, तो ये 19 जून 2017 जिस डेट को नोटिफिकेशन आया उसी डेट को इफेक्टिव होता है। लेकिन अगर वो नोटिफिकेशन में कोई दूसरा डेट लिख देंगे तो वो डेट हो जाएगा। Yes. Yes, sir. ठीक है, तो ये इसी को हम लोग देखिएगा, कुछ कुछ कानून जब हम लोग पढ़ेंगे आपके साथ तो वहां पर एक वर्ड आ रहा होगा अपॉइंटेड डेट। तो मैं जब आपसे पूछूंगा अपॉइंटेड डेट क्या है, तो वो 1 जुलाई 2017 नहीं है, वो 22 जून 2017 है। ठीक बात? हाँ सर। जी चलिए, ये भी हो गया। अब हम लोग यहाँ आते हैं। ये देखिए, इसमें ये भी लिख दिया है, प्रोवाइडेड दैट डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड। तो 22 जून 2017 को कुछ सेक्शंस एप्लीकेबल किए, बाकी सारे सेक्शन 1 जुलाई 2017 को एप्लीकेबल किए। करेक्ट? अब आइए, सेक्शन 164 क्या है? पावर टू गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। 168 में पावर टू इशू इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस, ये ऑर्डर है। सेक्शन 172 रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर है। सेक्शन 280 में नोटिफिकेशन डिफाइंड है, और सेक्शन 287 में प्रिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? प्रिस्क्राइब बाय रूल्स। ये सेक्शंस याद रखिएगा, एकदम आखिरी के सेक्शंस हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है इंटरप्रिटेशन के पार्ट से। मैं आपको कुछ दिखलाना चाहता हूं। मैं सबसे पहले, अच्छा एक बात बताइए, गवर्नमेंट आपको कैसे पता लगेगा गवर्नमेंट रूल उस सेक्शन से रिलेटेड रूल्स लेके आने वाली है, या फिर ऑर्डर लेके आने वाली है, या रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर लेके आने वाली है, नोटिफिकेशन लेके आने वाली है? गवर्नमेंट, मान लीजिए सेक्शन 9 है, सेक्शन 9 से रिलेटेड नोटिफिकेशन आएगा या रूल्स आएगा, कैसे पता लगेगा आपको? समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हाँ सर। बताइए अब आप। मैंने आपको एक बात बताया था, एक्ट में ही पावर दिया जाएगा। हाँ सर। एक्ट में पावर दिया जाएगा, यानी कि मुझे सेक्शंस पढ़ने पड़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस, उसमें क्या लिखा हुआ है। अगर किसी सेक्शन में 9 में लिखा हुआ है कि ऑफिशियल गैजेट से हम लोग रेट नोटिफाई करेंगे, सॉरी नोटिफिकेशन से हम लोग रेट नोटिफाई करेंगे, तो आप सेक्शन 9 से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन में ढूंढना पड़ेगा, उससे रिलेटेड सब कुछ। हाँ या ना? हाँ सर। जब मैं नोटिफिकेशन पढ़ूंगा तो उसमें सेक्शन 9 का रेफरेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा सर। मिलेगा। उसी तरह से अगर किसी सेक्शन में लिखा हुआ प्रिस्क्राइब्ड, और प्रिस्क्राइब्ड का डेफिनेशन है प्रिस्क्राइब्ड ऑलवेज बाय रूल्स, तो गवर्नमेंट उस सेक्शन से रिलेटेड जब भी लेके आएगी, क्या लेके आएगी? रूल्स लेके आएगी। सही बात? तो ये सब आपको, अब मैं कुछ चीजें दिखलाता हूं, रुकिए। जैसे ये सेक्शन 9 है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 देयर शैल बी लेवाइड ए टैक्स कॉल्ड द CGST on all intra-state supplies of goods or services or both except on the this मैं पढ़ूंगा तो बोर हो जाएंगे, मैं बाद में पढ़ूंगा, as may be notified by the government। तो ये इस एक्ट ने क्या किया, जरा ध्यान से देखिएगा, वैसे मुझे ये दोबारा लेना ही पड़ेगा। इस एक्ट ने किया क्या है? इस एक्ट ने क्या कहा कि हम रेट कभी भी 20% से ज्यादा फिक्स नहीं करेंगे, तो नॉट एक्सीडिंग 20%, लेकिन हम नोटिफिकेशंस लेके आएंगे जहां पर डिफरेंट डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज के अलग अलग रेट प्रिस्क्राइब कर देंगे। और ये नोटिफिकेशन एग्जीक्यूटिव लेके नहीं आएगा, सॉरी, ये नोटिफिकेशन एग्जीक्यूटिव ही लेके आएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव को पावर दे दिया गया नोटिफिकेशन का, लेकिन किसके रिकमेंडेशन से? जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से। सही बात है या नहीं है? जी। अब देखिए, यहां पर लेवाइड लिखा हुआ है, यहां कलेक्टेड लिखा हुआ है, एंड कलेक्टेड इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। बताइए, कलेक्शन का तरीका रूल से आएगा या नोटिफिकेशन से आएगा? रूल से आएगा। तो अगर आपको रेट देखना हो तो आप क्या देखेंगे? नोटिफिकेशन। और गवर्नमेंट को आपको कब कैसे वो टैक्स को जमा करना है वो कहां देखेंगे आप?
कलेक्शन का मतलब जमा करना, Rules में. जैसे 3B है, GSTR 1 है, वो सब है। करेक्ट है? जी सर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब 164 पावर ऑफ गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। अब रूल्स बनाने के लिए गवर्नमेंट क्या लेके आएगी? अरे बता दीजिए, रूल्स बनाने के लिए गवर्नमेंट क्या लेके आएगी? पढ़ते हैं सेक्शन 164। द गवर्नमेंट में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, ये वर्ड तो हर जगह मिलेगा, बिना काउंसिल के कुछ नहीं होगा। द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन मेक रूल्स। जब भी रूल्स में चेंज करने होते हैं नोटिफिकेशन लेके आ जाती है, हाँ या ना? नोटिफिकेशन। अरे बोल हाँ दीजिए। सर। और इस नोटिफिकेशन में आप देखिएगा सेक्शन 164 का भी रेफरेंस होगा। ठीक बात? क्या दिखलाना है आपको रूल्स नोटिफिकेशन ऐसा जहां पर 164 का रेफरेंस हो? हाँ सर. देखिए एक दिखाते हैं आपको। ये थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें। नोटिफाइंग द CGST रूल्स, इसी को देख लेते हैं। ये देखिए 164, ठीक है? अरे हाँ ना कुछ तो बोल दीजिए, मुझे पता ही नहीं लगा। हो सकता है मेरी आवाज ना पहुंचे, हो सकता है नहीं सर। कंप्यूटर हैंग हो गया हो। सही है। अच्छा ठीक हाँ है। सर. हाँ यस। Without prejudice to the generality of the provisions of subsection 1, the government may make rules for all or any of the matters which by this act are required to be or may be prescribed or in respect of which provisions are to be may be made by rules. The power to make rules conferred by this section shall include the power to give retrospective effect to the rules or any of them from a date not earlier than the date on which the provisions of this act come into force. The provisions of this act came into force on 1st July 2017. रूल्स अगर बनाती है तो गवर्नमेंट का इफेक्टिव डेट 1 जुलाई 2017 या उसके बाद ही होगा। सही बात? 1 जुलाई 2017 से पहले का इफेक्टिव नहीं होगा। Any rules made under this section may provide that a contravention thereof shall be liable to a penalty not exceeding 10,000 rupees. Now this is interesting. Penalty के provisions तो एक्ट में होने चाहिए, हाँ या ना? जी हाँ सर। सर. जी सर। क्या रूल्स भी पेनल्टी प्रोवाइड कर सकता है? Yes sir. कितना मैक्सिमम? 10,000. और अगर 10,000 से ज्यादा पेनल्टी प्रोवाइड कर देगा तो क्या होगा? Violation of rules. Violation of rules. वायलेशन ऑफ Rules. क्या बात कर रहे हैं? फिर से बोलिए। वायलेशन ऑफ Act. एक्ट। रूल्स कैनॉट ओवरराइड एक्ट। Yes Right. sir. Yes sir. हाँ, तो वायलेशन ऑफ एक्ट है। चलिए नेक्स्ट। हमने कहा था आपसे एकदम बहुत डिटेल में करेंगे। डिटेल में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? Yes sir. जी सर। मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी लोगों को भी एनकरेज कीजिए कि ये क्लास ज्वाइन करें, क्योंकि ये क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी जो हम लोग देते हैं। इतना डिटेल में कोई नहीं करवाता। कोई 30 घंटे, कोई 40 घंटे, कोई 20 घंटे। तो इनकरेज कीजिए। और अभी हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी इनकरेज करूंगा कि आप मुझे फोन कर ले। आप फीस की पेमेंट जो करनी है वो आप मुझसे बात कर सकते हैं, तो वो भी हो जाएगा। ठीक है? वेबसाइट में जाके आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और पेटीएम भी कर सकते हैं, बट इफ यू वांट टू टॉक टू मी आप मेरे से बात कर सकते हैं। और ये वीडियो, अभी कुछ वीडियोस हम लोग टोटली फ्री रख रहे हैं। जब तक हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो जो चैप्टर है वो स्टार्ट नहीं करते हैं तब तक ये फ्री चलेगी। और सारी वीडियो हम यूट्यूब में भी अपलोड कर रहे होंगे। और जो यूट्यूब में देख रहे हैं उनको भी हम एनकरेज करते हैं कि आप फोन कर लें। और हमारा जो फोन नंबर है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूट्यूब के दर्शकों के लिए, 999999227381।
व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं, विल डेफिनेटली हेल्प यू। अब देखिए सेक्शन 168 में ऑर्डर्स लिखे हुए हैं। अच्छा, एनुअल रिटर्न का डेट कैसे बढ़ेगा, नोटिफिकेशन से या ऑर्डर से? नोटिफिकेशन से। तो एनुअल रिटर्न का जो डेट बढ़ाने की जो तिथि थी उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ था, कहीं नहीं लिखा हुआ था कि दिस डेट कैन बी एक्सटेंडेड, लिखा ही हुआ नहीं था। नीदर नोटिफिकेशन लिखा हुआ था, नीदर ऑर्डर लिखा हुआ था। फिर अब कैसे बढ़ेगा? Recommendation by GST Council. नहीं, जीएसटी काउंसिल तो रिकमेंड करके एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा, लेकिन मुझे बिना एक्ट को अमेंड किए हुए अगर मुझे एनुअल रिटर्न का डेट बढ़ाना है, लास्ट डेट बढ़ाना है, न इट शैल बी नोटिफाइड, ऐसा कहीं लिखा हुआ था कि ऑफिसर्स कैन एक्सटेंड द डेट बाय नोटिफिकेशन या ऑर्डर से एक्सटेंड हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था। Press release. हाँ जी, Press release. रिमूव नहीं, प्रेस रिलीज को तो बेकार है, वो उसको कोर्ट नहीं मानता। रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर, ये कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ ही जाते हैं, आते हैं या नहीं आते हैं? हाँ सर। एक बार मैं देख लेता हूं, मुझे उम्मीद तो यही है कि मुझे मिलेगा रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर। – 2021 में कुछ नहीं आया, 2017 में टू रिमूव डिफिकल्टीज इन इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजंस ऑफ कंपोजिशन स्कीम, 2018। ये देखिए, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट बाय फाइलिंग एनुअल रिटर्न 9A9C। ये रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर से ये वो डेट एक्सटेंड करते थे। क्यों करते थे रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर से? क्योंकि पावर ही नहीं था एग्जीक्यूटिव को, ना नोटिफिकेशन से न रूल्स से, तो उनको रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर, क्योंकि दिक्कतें आ रही थी इंप्लीमेंट करने में, तो इन्होंने इसका पावर इस्तेमाल किया। तो पूरे एक्ट में कहीं भी अगर नोटिफिकेशन या रूल्स के द्वारा कुछ नहीं हो सकता तो इसके थ्रू हो जाता है। तो सेक्शन 44 में उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया। तो अब याद रखिएगा, हमने क्या किया था, एक्ट जब हमने लिखा था उसके पैरेलल रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर लिखा था, याद है आपको? हाँ सर। वो इसीलिए लिखा था क्योंकि वो एक्ट का ही हिस्सा हो जाता है। ये देखिए, पैरेलल लिखा हुआ है ना, इसीलिए हमने यहां भी लिखा। ये देखिए, इन सेक्शन 44 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट आफ्टर सबसेक्शन 2 द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन शैल बी इंसर्टेड। और ये एक्सप्लेनेशन से इन्होंने क्या किया, जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न उसको बढ़ा के 31 मार्च 2019। तो ये बार बार रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर लेके आते थे, और ये अच्छी बात नहीं है कि आपके पास एग्जीक्यूटिव ये काम करे। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ये जो रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर है ये हम सिर्फ 3 साल तक इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम सब कुछ सीख जाएंगे। जब सीख जाएंगे तो अच्छी बात है, सीख गए, लेकिन ये भी पीरियड एक्सटेंड कर दिया है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इफ एनी डिफिकल्टी, क्या if any difficulty arises in giving effect to any provisions of this act, the government may, on the recommendation of the council, by a general or special order published in the official gazette, make such provision not inconsistent with the provisions of this act or the rules or regulations made thereunder, as may be necessary or expedient for the purpose of removing the said difficulty, provided that no such order shall be made after the expiry of period of 3 years from the date of commencement। इसको शायद 5 साल कर दिया गया है। Every order made under this act shall be laid as soon as may be after it is made before each house of parliament। अब तो सेक्शन 44 में उन्होंने एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया कि जब भी हमें एनुअल रिटर्न का डेट एक्सटेंड करना होगा तो उसके लिए हम नोटिफिकेशन लेके आएंगे। तो आज के डेट में एनुअल रिटर्न का जो डेट एक्सटेंड होता है थ्रू नोटिफिकेशन होता है, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर नहीं होता है। सही बात? यस सर। तो पहले रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर से ही होते थे। इसके बाद ये कुछ ऑर्डर्स ये सब का है, इन्होंने इसी में वो ऑर्डर भी निकालते हैं, इसी में सर्कुलर भी निकालते हैं, सब कुछ इसी में करते हैं, और सेक्शन ये सब लिखा हुआ। तो इसको मैं पढ़ नहीं रहा हूं आपके साथ। कंप्लीट पावर टू वेव पेनल्टी फीस और बोथ,
ये waiver the government में by notification 122, 123, 125 और 47 की, तो ये जितने भी लेट फीस का वेवर है आप देखिएगा सेक्शन 47 में जीएसटी और 13B का बहुत सारा आया हुआ है, तो 128 में ही पावर एक्सरसाइज करके वो लेट फीस का वेवर करती है। आपने देखा है ये कभी? अब आप नोटिफिकेशन जब भी आप पढ़े ना, ये जनरल नोटिफिकेशन में होगा seeks to waive penalty for non-compliance of the provisions of this। अब ये waive penalty, इसमें जरूर सेक्शन 128 का रेफरेंस होगा। Let us see, ये देखिए 128 का रेफरेंस है या नहीं है? हाँ सर। हाँ, तो अब आप जब पढ़े ना, कोई भी कुछ भी पढ़े आप, तो आप ये 128 क्यों लिखा हुआ है, ये सब क्यों लिखा हुआ, वो सब आपको पता होना चाहिए। 128 जैसे यहाँ पढ़े तो आप एक्ट खोल के देख लीजिए 128 में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरी एक बात और बता देता हूं, नोटिफिकेशन को अमेंड करने के लिए दोबारा से नोटिफिकेशन ले आता है, हाँ या ना? हाँ सर। वो नोटिफिकेशन कितनी बार अमेंड हुआ है वो आपको कैसे पता लगेगा? वो भी दिखलाता हूं। जैसे एक नोटिफिकेशन ये है 128 में है, अब 128 है तो मेरे दिमाग अब काम कर गया कि ये जरूर वेवर ऑफ लेट फीस का होगा, इतना तो दिमाग काम कर जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। जैसे 128 पढ़ा हमने, अब 128 पढ़ा तो इसमें वेवर ऑफ लेट फीस ये सब है। अब ये देखिए नीचे जब जाएंगे आप तो इसमें लिखा हुआ द प्रिंसिपल नोटिफिकेशन, यानी कि वेवर ऑफ लेट फीस का जो पहला नोटिफिकेशन आया था 76/2018 में आया था, उसके बाद उसको फिर से अमेंड किया गया 9/2021 को, फिर से अमेंड किया गया और किसी तो जितनी बार ये नोटिफिकेशन अमेंड हुआ होगा वो नीचे वो लिख देते हैं। सही बात? बोला नहीं आपने, सही बात? यस और नो? यस सर, Yes, sir. सही है। हाँ, मुझे एनर्जी मिल जाती है जैसे आप यस कहते हैं। तो ये भी कंप्लीट हो गया 128। ये हमने नोटिफिकेशन, ये क्या है, नोटिफिकेशन नंबर 49/2019, डेट लिखा हुआ है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, सब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। ये रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर मैं बता चुका हूँ। ये क्या है, ऑर्डर है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म GST REG 206। अब देखिए बहुत सारे सेक्शन ऐसे भी होंगे जहां पर ये इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय क्लॉज बी ऑफ सब रूल 2 ऑफ रूल 24(2)(b) में कुछ लिखा हुआ कि बाय ऑर्डर हम लोग ये काम कर सकते हैं, तो उन्होंने बाय ऑर्डर ये काम कर दिया। ठीक, ये हमने दिखलाई दिया, ये दिखलाई दिया आपको। ये नोटिफिकेशन कैसे देखते हैं ये भी बता दिया। अब हम लोग कल मिलेंगे आपके साथ और डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स शुरू करेंगे, ठीक है? हेलो, Yes, sir. चलिए आज का एक्सपीरियंस बता दीजिए, कैसा रहा आज का बहुत एक्सपीरियंस? अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा रहा, मजा आया? सर बहुत मजा आया सर। सर स्टडी मटेरियल आपका कैसे मिल पाएगा सर? देखिए स्टडी मटेरियल मैं सबको भेज दूंगा डिजिटल, आज या कल में मैं आपको भेज दूंगा, क्योंकि स्टडी मटेरियल की ये सब जो भी बातें हम लोग अभी बता रहे हैं वो स्टडी मटेरियल में अभी नहीं है, ठीक है? जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो, जैसे ये जो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स स्टार्ट होगा वो स्टडी मटेरियल में होगा, तो वो मैं आपको डिजिटली भेज दूंगा। जिन्होंने हार्ड कॉपी ऑर्डर किया उनको मैं हार्ड कॉपी भेज दूंगा। हार्ड कॉपी के लिए एक्स्ट्रा था ना, 300 पेमेंट करते समय सर उसमें ऑप्शन दिया हुआ है हार्ड कॉपी के लिए 350 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज है, हाँ, तो उसको अगर ठीक कर देंगे तो हार्ड कॉपी मिल जाएगी ना सर? यस यस। और जिन्होंने बाई चांस हार्ड कॉपी का ऑर्डर नहीं किया है तो आप मुझे पेटीएम कर सकते हैं, वो जो नंबर है 9999227381 में। सर कोरिगंडम क्या रहता है, जरा एक्सप्लेन करेंगे? क्या चीज? कोरिगंडम। कोरिजेंडम। कोरिगंडम कुछ चीज गलत हुआ था उसको सही कर रहे हो, ठीक है? ओके। और कोई सवाल? और कोई सवाल नहीं है? नहीं सर। तो ये मैं वेबसाइट आपको दिखला देता हूँ, और किसी को कोई दिक्कत हो तो आप देख सकते हैं। ये नजर आ रहा है आपको? जी हाँ सर। तो ये taxbykk.com, यहाँ लाइव क्लासेस में जाइए,
यहां से आप जीएसटी लाइव क्लासेस इसको क्लिक करेंगे तो ये हार्ड कॉपी ऑर्डर कर सकते हैं आप। ठीक है, Yes, sir. जी सर। Yes, sir. चलिए तो बाय, कल मिलते हैं। संडे को छोड़ के बाकी सभी दिन क्लासेस होंगी। धीरे धीरे हम लोग क्लास की टाइमिंग को इंक्रीज करेंगे। शुरुआत में हम बहुत ज्यादा अगर आपको पढ़ाने लगे और बताने लगे तो आप याद नहीं करेंगे, पहले फ्लो में आने देते हैं, फिर क्लास 2-2 घंटे की होने लगेगी। ठीक है, Yes, sir. Okay. कल मिलते हैं आपसे। बाय, थैंक यू सो ओके मच। बाय। लोगों को इनकरेज कीजिए इस क्लास को ज्वाइन करें, और वाकई में आपको अब तो एहसास हो ही गया होगा क्लास कितनी अच्छी होगी। कोई हम लोग यहाँ जी पर सर। जैसे बकवास उकवास नहीं करते, हम लोग पॉइंट टू पॉइंट जो रिलेवेंट है वही डिस्कस करते हैं। ओके, बाय बाय।